देखिए, मैं सिर्फ चंद मिनट में आपको पहले एक कंटेक्स्ट बता दूं कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं एंड देन वी स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई शॉर्टकट, कोई पैसा कमाने का गिमिक, कोई बिजनेस का आइडिया, ऐसा ये वर्कशॉप नहीं है। कोई क्विक रिच मेंटालिटी वाला ये वर्कशॉप बिल्कुल नहीं। ये वर्कशॉप है दुनिया के सबसे ऊंचे लिटरेचर से बेहतरीन केस स्टडीज जमा करके ये बताने का कि पीछे कई कंपनीज ने कुछ ऐसा किया कि सारी दुनिया पर वो छा गई। उनके सोचने का तरीका क्या था और हमारे सोचने का तरीका क्या होता है, इस बात का ये वर्कशॉप है। वो किस निगाह से देखते हैं, देखने के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, वो जब अपने बिजनेस को लेकर कुछ सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, और हम जब अपने बिजनेस को लेकर सोचते हैं तो क्या सोचते हैं। ये इतना बड़ा जो गैप है, उस गैप को फिल करने के कुछ बड़े खूबसूरत एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज हैं, क्यूरेटेड हैं, चुन चुन कर लाया गया है। उनकी लर्निंग्स बहुत डीप है। लॉकडाउन के ज़माने में आईएएस कोच हूँ तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते वक्त मैंने देखा था कि दुनिया में दो ऐसी कम्युनिटीज़ थी जो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, निस्त नाबूद हो गई, लेकिन वो फिर दोबारा खड़ी हुई। एक क्रिश्चियन कम्युनिटी थी और एक जूइश कम्युनिटी थी। वर्ल्ड वार 2 में जूस का होलोकॉस्ट हुआ था और क्रिश्चियन कम्युनिटी ने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में एक दूसरे पर वर्चस्व पाने के लिए एक दूसरे को मार लिया था। आज इन दोनों कम्युनिटीज का पूरी दुनिया में बिजनेस है और इनके प्रोडक्ट्स के बिना हम नहीं रह सकते। तो मैं बड़ा सोच और फिक्र में था कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि खत्म होने की कगार तक जाकर वापस आकर आज पूरी दुनिया पे इनका राज है। तो जब मैंने रिसर्च को शुरू किया तो 3 चीजें मिली इनके पास जो हमें अपने देश में पैदा करनी होंगी। पहला, एजुकेशन नहीं, फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन। ये लोग आज के हिसाब से नहीं पढ़ते, आने वाले जमाने के एतबार से पढ़ते हैं। ये इनका पहला तरीका। दूसरा, नए जमाने के हिसाब से इनके बेचने के नए तरीके हैं, एंटरप्रेन्योरशिप और अपना प्रोडक्ट घर घर पहुंचाना और प्रोडक्ट को कुछ ऐसा बनाना कि जिसके बिना दुनिया ना जी पाए। यह एंटरप्रेन्योरशिप इनका दूसरा तरीका है। और तीसरा बड़ा खूबसूरत है, पॉलिसी मेकिंग में या जहां से हजारों की किस्मतें बदलती हैं वहां पर ये लोग मौजूद होते हैं। मैंने जब अपने सिकुड़ते बिजनेसेस को देखा तो मुझे एक बात समझ में आई कि दुनिया में इस वक्त सबसे इजी है एक एंटरप्राइज लॉन्च करना जो लिविंग रूम से आप लॉन्च कर सकते हैं। बिल्कुल, वी ऑल आर कनेक्टेड। अगर अगर कल आप अपनी कंपनी लॉन्च करते हैं तो परसों तक आपके पास 20,000 व्हाट्सएप पे मैसेजेस होंगे एंड देन यू विल बी रेडी टू सर्व दीज मैनी पीपल। और अपने लिविंग रूम में बैठे बैठे 20,000 लोग होंगे आपके पास। लेकिन उतना ही मुश्किल है इस नए जमाने में उस कंपनी को बरकरार रखना या नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना। जिसने पहुंचाया उसने ऐसा क्या किया, उसने किस तरह सोचा, अपनी सोच को किस तरह उसने स्ट्रेटेजी में ढाला और एक छोटे से शुरू हुए बिजनेस को उसने पूरी दुनिया में कैसे पहुंचाया। तो जिन केस स्टडीज की हम बात करेंगे वो $1,000 से कम में शुरुआत हुई और 1 बिलियन तक गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ केस स्टडीज पर हम बात करेंगे या मैं उनके किस्से आपको सुनाऊं और आप लुत्फ लें और फिर सोचें। नहीं, फॉर्मेट ये रहेगा कि मैं आपको पहले बताऊंगा कि उनमें क्या क्वालिटीज थी, फिर आपको केस स्टडी दूंगा, फिर आप और मैं बैठकर उस केस स्टडी से सोचेंगे जो मैं आपको समझाऊंगा कि ये देखो, ये डिसीजन इनका सही था, ये डिसीजन इनका सही था, ये इन्होंने सही किया। फिर हम इनकी क्वालिटीज देखेंगे, उन क्वालिटीज को अपने अंदर कैसे पैदा कर सकते हैं वो देखेंगे, और फिर एक केस स्टडी दूंगा। फिर आराम से हम उन चीजों को समझेंगे और गहराई से समझेंगे और अपने, आज रात को नींद नहीं आना चाहिए, हम अपने बिजनेसेस में से कैसे लगाएं वो हम सोचेंगे। कल का जो दिन होगा उसमें बिजनेस मॉडल नाम की एक चीज होती है। बिजनेस मॉडल उसे कहते हैं जिससे आप पैसे कमाते हैं। आइडिया उसे कहते हैं जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं। आज का दिन आइडिया, कल का दिन शायद शुरुआत में हमें और जल्दी मिलना पड़े, वो भी आइडिया पर जाए। परसों का दिन, कल का दिन बिजनेस प्लान, दुनिया के क्या बिजनेस मॉडल होते हैं, वो कैसे पैसा कमाते हैं।
अपने प्रोडक्ट से वो कैसे लेते हैं कि लगातार वो पैसा कमा रहे। तीसरे दिन, थर्ड डे, हम छोटे बिजनेसेस, जो बहुत छोटे बिजनेसेस थे, वो बड़े बिजनेसेस में कैसे माइग्रेट कर सकते हैं, अपनी फ्रेंचाइजी कैसे बना सकते हैं, एक से ज्यादा दुकानें कैसे चला सकते हैं एक जगह बैठकर, एक से ज्यादा, और सबसे हार्ड, एक से ज्यादा रेस्टोरेंट बनाने पर। जैसे मैकडोनल्ड्स के 86,000 रेस्टोरेंट है, पता नहीं उनका कैसा ऐसा एल्गोरिदम है जो आपको नहीं पता कि वो 86,000 रेस्टोरेंट्स में एक जैसा टेस्ट दे रहे हैं। व्हाट डू दे डू, उनका एल्गोरिदम क्या है, वो हम तीसरे दिन देखेंगे। चौथे दिन हम देखेंगे बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, वो अपने कॉम्पिटिटर्स को पहले कैसे देखती हैं और फिर उन कॉम्पिटिशन्स को कैसे मैनेज करती हैं। और आखिरी दिन मैं आपको बताऊंगा कि 3 महीने के लिए कितनी किताबें आपको पढ़नी है और आपको उन किताबों में से क्या क्या पढ़ना चाहिए, और उन किताबों में से निकाल निकाल कर आप कैसे अपने लिए अडेप्ट करें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जिससे मैं शुरू करना चाहता हूं वो ये है कि एक इंसान एक बार जो गलती करता है, अगर वो उसे सुधारता नहीं है तो वो एक और गलती कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। इसी से हम शुरू करेंगे 5 दिन। अगर एक इंसान एक बार कोई गलती करता है और वो उसे सुधारता नहीं है, इफ अ पर्सन हैज कमिटेड अ मिस्टेक एंड डजंट करेक्ट इट, वो उसको सुधारता नहीं है, तो फिर इट इज लाइक ही इज कमिटिंग अनादर मिस्टेक। इट इज कमिटिंग अनादर मिस्टेक। अगर कोई शख्स एक गलती करता है और वो उसे सुधारता नहीं है, तो इसका मतलब है वो और एक गलती कर रहा है, और एक गलती कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स के वो निजी गुण क्या हैं, वो पर्सनल ट्रायट्स क्या हैं। पर्सनल ट्रायट्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, एक सफल उद्यमी बनने के निजी गुण कौन से होते हैं। सबसे पहले ना, बहुत लोगों से मैंने सुना है बचपन से और कई किताबों में पढ़ा है। मैं आपको नहीं बताऊंगा मेरे पास कितनी किताबें, लेकिन बहुत सारी किताबों में से मैंने पढ़ा है। सबसे पहली चीज ना एक होती है बैकग्राउंड, वो कंडीशंस जिसमें वो रह रहा है, वो बैकग्राउंड जिस पे वो रह रहा है। मतलब कॉलेज की डिग्री उतनी काम नहीं आती, एमबीए नहीं उतना काम आता। जो काम आता है वो डाइनिंग टेबल का डिस्कशन है। जो काम आता है वो लड़खड़ा के गिरने पर बड़ों का हाथ जो पीठ पे रखा जाता है कि घबरा मत यार, कोई बात नहीं, तू कर, तू अपना काम कर। ठीक है, सबसे बड़ी चीज तो ये होती है द बैकग्राउंड है। दूसरा, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आपको अपनी फील्ड में ना, जिस फील्ड में आपको बिजनेस खोलना है, तो पहला नियम ये होता है कि उस फील्ड में अगर कोई बहुत अच्छा कर रहा है, जो आपका कॉम्पिटिटर है, आप जब खोलेंगे तो वो आपका कॉम्पिटिशन होगा। तो बहुत शानदार तरीका है, क्यों ना कुछ दिन जाकर आप उसकी कंपनी में काम करके देखते वो कैसे सोचता है। क्योंकि जब आप अपनी कंपनी लॉन्च करेंगे तो वो तो आपका कॉम्पिटिटर होगा ही। आपको उसकी सोच पता होनी चाहिए, तभी आप उसको डिफीट कर पाएंगे। तो जिसका बैकग्राउंड नहीं होता है ना, उसे अपने कॉम्पिटिटर के यहां कुछ दिन काम करना चाहिए। अंदर से एक गहरा एक्सपीरियंस मिलता है, अंदर से एक बहुत गहरा तजुर्बा पैदा होता है, और खासकर कॉम्पिटिटर की नजरों से हम देखते हैं। एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, जिनके सफल बिजनेसेस हैं ना, उनके बच्चों ने उनके साथ एक एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिनके सफल बिजनेसेस हैं, उन्हें एक दिन सवेरे अपनी दुकान पे, बिजनेस पे पहुंचकर वो 3 बातें लिखनी चाहिए, जिसको लिखने से उनके कॉम्पिटिटर अगर इसे कर दें तो उनका बिजनेस नीचे आ जाएगा। ऐसी 3 बातें लिखनी चाहिए उन्हें कि अगर हमारा कॉम्पिटिटर ये 3 काम कर दे तो हमारा बिजनेस नीचे आ जाएगा। जैसे ही आपने वो 3 बातें लिखी, आपके कॉम्पिटिटर के नजरिए से लिखी, अब आप वो 3 चीजें कर दीजिए, आपका कॉम्पिटिटर आपको कभी नहीं हरा पाएगा। तो जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट निजी गुण होता है वो ये है, पर्सनल ट्रायट होता है, वो ये है कि अपने कॉम्पिटिटर के दृष्टिकोण से सोचना। या तो आपका बैकग्राउंड हो एक, या फिर आपने किसी कॉम्पिटिटर के यहां काम किया हो 2, या तीसरा, किसी फैमिली या फ्रेंड के बिजनेस में किसी की पोजीशन में जाकर उन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जगहों पर बैठकर कुछ दिन काम करना चाहिए।
ताकि एक एक्सपीरियंस जनरेट हो, एक एक्सपीरियंस जनरेट हो। ये सबसे पहली चीज है जहां से हम 5 दिन का सफर शुरू करते हैं। आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, नहीं है तो मुबारक हो, अपने कॉम्पिटिटर के यहां जाके काम करिए। सर मेरी तो कंपनी अभी नहीं खुली, मेरा कॉम्पिटिटर कहां से आया? कंपनी खुलने के बाद जो आपका कॉम्पिटिटर होगा उसे पहचान लीजिए और उसके यहां जाकर देखिए कि वो क्या सही कर रहा है और कौन सी चीज में गैप छोड़ रहा है, उस गैप को आइडेंटिफाई करना है। और तीसरा है, अगर किसी फैमिली फ्रेंड का बिजनेस अभी शुरू हो रहा है तो कुछ दिन कोई जिम्मेदारी वाली पोस्ट लेकर उसके यहां पर भी आपको काम करना चाहिए। अगली चीज, अगला गुण, बस ये लिस्ट बनाते जाइए और इन लिस्ट के मुताबिक सोचिएगा। अपना कारोबार खोलने से पहले इन लिस्ट के मुताबिक सोचिएगा कि आपका आइडिया इनमें से कितनी बातों पे खरा उतर रहा है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? चौथा जो ट्रायड सबसे ऊपर है उसे हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम की गहरी समझ, किसी सवाल की बड़ी गहरी समझ होती है, बहुत गहरी, इतनी गहरी कि उस प्रॉब्लम में अब एक विजन पैदा हो जाता है, एक दूरदृष्टि पैदा हो जाती है कि इस प्रॉब्लम को इस तरह संवारा जा सकता है और इतने दूर तक इसे ले जाया जा सकता है। आपने एक वर्ड सुना होगा जिसे हर स्पीकर यूज करता है, उस वर्ड की थोड़ी सच्चाई मैं आपको बताना चाहूँ। उसे कहते हैं पैशन। अरे कुछ नहीं, बिजनेस खोलने के लिए ना पैशन चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पैशन पैशन पैशन। स्टीव जॉब्स की एक किताब कहती है कि पैशन जरूरी है, लेकिन पैशन के बिना भी एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज बनाई जा सकती है। पहले सुनना, पैशन जरूरी क्यों है। एंटरप्रेन्योरशिप में, कारोबार में कई बार उतार भी आएंगे, बड़ा उतार आएगा। जितनी बार उतार आए, अगर आप पैशनेट नहीं होंगे, अगर आप पैशनेट नहीं होंगे तो उतार आते ही आप वो बिजनेस बंद कर दें। उन उतारों में से गुजरने के लिए पैशन बहुत इंपॉर्टेंट। चढ़ाई के वक्त नहीं, चढ़ाई के वक्त पैशन है ना अगर आप में, तो एक गड़बड़ हो जाती है। चढ़ाई है, खूब अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं पैशनेट हूं, बस सबकी गलती वही होती। चढ़ाई के वक्त जब बिजनेस तरक्की कर रहा है तब आप पैशनेट हैं, तो छोटे छोटे होल्स और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आप नहीं देख पाते, वो छोटे छोटी दरारें नहीं देख पाते जिसे कोई और देखकर सेम फील्ड में वो दरारें ठीक कर देता है, सारी दुनिया उसकी तरफ मुड़ जाती। पैशन चढ़ाई के वक्त नहीं चाहिए, उतरान के वक्त चाहिए, जब हम घसर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, हिम्मतें टूट रही हैं, सब चीज खत्म होने पे आ गई है, तब दो चीजें आपकी मदद करेंगी। पहला, पैशन। बहुत पैशन है, आप निकल जाएंगे, उस तकलीफ के वक्त से निकल जाएं। अरे कोई बात नहीं, मैं करके दिखा, मैं कर लेगा पाजी, मैं कर लेगा, बस ऐसे वाला पैशन होना। दूसरा, जितनी बार आप थकने लगे और घबराने लगे, एक विजन होना चाहिए, बड़ी पिक्चर। बड़ी पिक्चर देखो, बड़ी पिक्चर, ये छोटी तकलीफ पे मत आओ, बड़ी पिक्चर देखो, जब ये सब ठीक हो जाएगा तब क्या होगा, विजन। पैशन भी जरूरी है, विजन भी जरूरी है, लेकिन पैशन और विजन से ज्यादा जरूरी है किसी प्रॉब्लम की गहरी अंडरस्टैंडिंग। अगर ये तीन चीजों में आप मुझसे रैंक लगवाएं, तीन चीजों में रैंक लगवाएं कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, तो मैं बताऊं, पहले नंबर पे आता है प्रॉब्लम की गहरी अंडरस्टैंडिंग। प्रॉब्लम की गहरी अंडरस्टैंडिंग। दूसरे नंबर पे आता है पैशन और तीसरे नंबर पे आता है विजन। पैशन क्रूशियल है, लेकिन उस वक्त क्रूशियल है जब बिजनेस नीचे जा रहा है, उस वक्त क्रूशियल है। तो क्यों? उस वैली ऑफ डेथ जहां बड़े बड़े बिजनेसेस मर जाते हैं, वहां से निकलने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो हमें पैशन ही देता है, लेकिन प्रॉब्लम की गहरी अंडरस्टैंडिंग। अब मैं एक लाइन और आपको बताना चाहता हूं, जब कोई इन्वेस्टर आपसे मिलेगा ना, वो आपका पैशन नहीं देखेगा, जरूरत से ज्यादा पैशन दिखाएंगे ना तो वो आपको बेवकूफ समझेगा, वो आप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। ये जरूरत से ज्यादा बड़बोला है यार, ये जरूरत से ज्यादा पैशनेट है यार, ये छोड़ दो उसको। वो पैशन नहीं देखेगा जो इन्वेस्टर है, वो आपका होमवर्क और प्रॉब्लम पर गहरी पकड़ और कितना प्रिपरेशन आपने किया है और कितनी डिटेल्स आप उस प्रॉब्लम की जानते हैं, ये देखकर पैसा लगाने को तैयार हो जाए। इन्वेस्टर्स हमेशा
होमवर्क आपने कितना किया है, प्रॉब्लम की गहरी पकड़ आप में कितनी है, और आप प्रॉब्लम को कितना डेप्थ के साथ समझते हैं, उसकी फाइन डिटेल्स पे आपने कितना वर्क किया है, ये देखने के बाद वो पैसा लगाता है। पैशन देखकर वो पैसा नहीं लगाता। लिख लीजिए इस लाइन को। पैशन देखकर इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाएगा, वो देखेगा कि प्रॉब्लम पे कितनी गहरी पकड़ है और कितनी फाइन डिटेल्स पे काम करता है। अगर सेब का कारोबार कर रहा है तो कितनी तरह के सेब है, कौन से मौसम का सेब का टेस्ट कैसा होता है, त्योहार के समय कौन सा सेब लेना चाहिए, कौन सा सेब कहाँ मिलता है, कौन सा सेब बर्फ गिरने से पहले कश्मीर से मंगा लेना चाहिए, ये सब डिटेल्स आप बोलने लगे और वो पैसा लगाने को तैयार है। क्यों? उसका ट्रस्ट आप पर बनता जाता है। इसलिए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम ये नंबर 1 पे आता है। अगली चीज, एक एंटरप्रेन्योर में ना बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि लोग सामान नहीं खरीदते, लोग उसके पीछे की स्टोरी खरीदते हैं। यू हैव टू बी अ डैम गुड स्टोरी टेलर। लिख लीजिए इस बात को। कम्युनिकेशन स्किल से डैश निकाल के आपको लिखना पड़ेगा स्टोरी टेलर। आपकी स्टोरी क्राफ्ट करना है आपको, और वो स्टोरी 90 सेकंड से कम में दुनिया को समझाना है, क्योंकि दुनिया के पास बिल्कुल टाइम नहीं है किसी की बात सुनने के लिए, और दुनिया उसको छोड़कर भागने को तैयार होती है जिसने अपनी एडवर्टाइजमेंट की है। दुनिया सब देखना चाहती है, एडवर्टाइजमेंट नहीं देखना चाहती। हम यूट्यूब पे वेट कर रहे होते हैं स्किप बटन के आने का। तो आपको अपनी स्टोरी बताना भी आना चाहिए, और गहराई से बताना आना चाहिए, और कम लफ्जों में बताना चाहिए। यू हैव टू बी लाइक अ ग्रेट ग्रेट स्टोरी टेलर। तो अगली चीज आप में ये होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल। अगर इसमें से कुछ कम है तो हम उन्हें हायर कर सकते हैं, लेकिन मजा तब है जब वो हायर वाला भी करता हो लेकिन आपको भी ये सब आता हो, आपको भी ये सब आता हो। पीपल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट। अगला, नेटवर्क बिल्डिंग। ये एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत जरूरी। नेटवर्क बिल्डिंग से उसे सिर्फ इन्वेस्टर नहीं मिलते, ये गलत बताया किसी ने। आप उसे बहुत अच्छे एम्प्लॉइज भी उसी नेटवर्क से मिलते हैं। वो बात करते समय ना, जहां जाता है वो इतना पैशनेट होता है कि बात करते समय ढूंढ रहा होता है, क्या ये मेरी कंपनी में अच्छा एम्प्लॉय बनेगा, क्या ये मेरी कंपनी में अच्छा एम्प्लॉय बनेगा। फिर उसका एक सवाल आता है, कौन बनेगा करोड़पति का आखिरी सवाल, आजकल क्या कर रहे हो। तो आप बताएं, सर कुछ नहीं सर, बस कॉलेज अभी कंप्लीट किया। कहता है आ जाओ मेरी कंपनी में कल से। कहाँ हम जॉब ढूंढ रहे हैं, कहाँ जॉब हमको ढूंढ रहा है। नेटवर्किंग लिख लीजिए। नेटवर्किंग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, कस्टमर्स के लिए नहीं। इन्वेस्टर और कस्टमर से ऊपर अच्छे एम्प्लॉयज भी हमें नेटवर्क से मिलते हैं। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो ये किताबें कहती हैं, ठीक है। मतलब आप कंफर्टेबल होना चाहिए इन रीचिंग द पीपल, एंड यू शुड बी कंफर्टेबल अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उन पर रब करने में। वो झिझक रहा है आपकी कंपनी में आके काम करने में, लेकिन आपको महसूस होता है नहीं अच्छा है, तो आप अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उस पर मलिए, रब करिए, तब जाकर एक जबरदस्त नेटवर्क तैयार होता है। ये केस स्टडीज हैं दुनिया की हर अच्छी कंपनी की। वॉरेन बुफे और चार्ली मुंगेर, इनकी एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं। एक पॉडकास्ट सुनता हूं मैं संडे के दिन, बहुत चुना हुआ पॉडकास्ट, मैं आपको लिंक भेजा करूंगा, मैं चाहता हूं आप भी वो पॉडकास्ट सुने। वॉरेन बुफे और चार्ली मुंगेर ये दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स हैं, इनको देखकर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इनसे किसी ने पूछा कि जिंदगी कैसे बीती। इन्होंने बड़ा अनोखा जवाब दिया, मैंने ऐसा जवाब कभी नहीं सुना था। इन्होंने कहा जिंदगी 30 पेज रोज बीती। हो, पूछने वाले ने पूछा 30 पन्ने रोज बीती का क्या मतलब होता है। तो उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टर हैं, हम 30 से 40 पेज रोज किसी नई किताब से पढ़े बिना दिन नहीं गुजारते। उस किताब में उसके नीचे लिखा था इसका एक्सप्लेनेशन, ध्यान से सुनना। 100% लोग जो बिलियनियर होते हैं ना, उनमें से 85% लोग सेल्फ मेड होते हैं, मेहनत करके ऊपर आते हैं। 15% ही होते हैं जिनका इनहेरिटेंस होता है, बाप दादाओं से मिला होता है। 85% लोग मेहनत करके ऊपर आते हैं। 85%, वो 85% की एक कॉमन ट्रायट एक टेड टॉक में बताया गया कि इन सब में एक कॉमन बात कौन सी थी। पूछा कौन सी, तो वो 85% बिलियनियर्स जो थे वो सफल इन्वेस्टर्स थे, ये एक कॉमन बात थी। और एक कुछ था, क्या? वो साल की 50 किताबें पढ़ते थे, 50 बुक्स अ ईयर।
एवरेज 50 बुक्स है ये। फिर उसमें ये समझाया था कि 50 किताबें साल की क्यों पढ़ते थे भाई, उसकी वजह है हर किताब में बहुत सारे आइडियाज होते हैं। किताब का मतलब है आइडियाज का एल्बम होता है, वो बहुत सारे आइडियाज होते हैं उसमें, और उसमें कोई एक आइडिया होता है जो करोड़ों और अरबों का होता है। और किताब क्या करती है, तो शशि थरूर की लैंग्वेज में, जैसे नारियल को चाकू खोलता है ना, हमारे दिमाग को किताब वैसे खोलती है और हमारा वर्ल्ड व्यू बढ़ाती है। अब हमें हर चीज आइडिया की तरह दिखने लगते हैं। आज हम 5 दिनों में कई सारी किताबें पढ़ने जा रहे हैं और आने वाले 3 महीने में हम उससे ज्यादा किताबें पढ़ने जाएंगे। लिख लीजिए, दे आर वोरेशियस रीडर। एक एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छा रीडर होता है, वो पूरे वक्त कुछ ना कुछ पढ़ रहा होता है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 30 पन्ने रोज वो जिंदगी जीता है, 30 पेजेस अ डे वो जिंदगी को जीता है। वो वोरेशियस रीडर होता है, बहुत बहुत अच्छा पढ़ने वाला। 50 किताबें साल की, ये एक एवरेज है, किसी स्टडी में था, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसी एक स्टडी है। हियर इज द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से सुनना। एक एंटरप्रेन्योर में अगली खास बात होती है उसका वर्किंग स्टाइल। उसमें एक लीडरशिप होती है। उसे अपनी होटल में, अपनी दुकान में होने वाला हर काम आता है। किसी दिन कोई एब्सेंट हो जाए तो वो घबराता नहीं है, मुस्कुरा के उस दिन का उसका काम वो अपने हाथ में ले लेता है। लिख लीजिए, लीड बाय एग्जाम्पल। लीडरशिप, लीडरशिप बहुत जबरदस्त होता है उसके अंदर। लीडरशिप बहुत जबरदस्त होता है। वो अपने एंटरप्राइज का हर काम सीखना चाहता है। वो अपने एंटरप्राइज का हर काम वो सीखना चाहता है। ये एक बहुत खास बात उसके अंदर होती है। ठीक है, ये एक बहुत खास बात उसके अंदर होती है। अब अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सुनना चाहिए आपको, वो ये है, उसका ना एक सफल उद्यमियों की बात कर रहा हूं मैं, फिर एक केस स्टडी पे आएंगे, पहले कुछ सुन लीजिए। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर एंड रिजल्ट को माइंड में रख कर शुरू करता है। इस पर आज बहुत लंबी चर्चा होगी। गोल ओरिएंटेड माइंडसेट, एंड रिजल्ट को ध्यान में रखकर वो अपना प्रोडक्ट बनाता है। लिख लीजिए, गोल ओरिएंटेड या एंड रिजल्ट इन माइंडसेट। मतलब पहले दिन वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करेगा, पहले दिन वो लंबी लंबी बातें नहीं करेगा, पहले दिन वो घबराया बहुत ऊंची ऊंची बात नहीं करेगा। पहले दिन वो ये सोचेगा कि जिस दिन ये प्रोडक्ट बनके तैयार होगा, कस्टमर के हाथ में कैसा लगेगा। कस्टमर के हाथ में वो प्रोडक्ट देखता है सबसे पहले। ये उसकी एक खास बात होती है। बड़ा गोल ओरिएंटेड माइंडसेट होता है उसका। एंड प्रोडक्ट इन द हैंड्स ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के हाथ में मेरा प्रोडक्ट कैसे दिखेगा वो देखता है, वो देखता है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए, सफल बिजनेस बनाने के लिए कोई फॉर्मूला तो नहीं होता। ये इतने सारे वर्ड्स हैं जो आपको अपने अंदर पैदा करने पड़ेंगे। तो एक खास एंटरप्रेन्योर के अंदर एक खास क्वालिटी होती है, पता है क्या? अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी। मतलब पता नहीं, अनिश्चितता, क्या हो जाए, वो उसके लिए हमेशा तैयार होता है। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस को बंद होते देखा है। क्यों? उन्होंने अपने पूरी तैयारी में अनिश्चितता के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए कोई प्रावधान नहीं छोड़ा था। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो क्या करेंगे। एक सफल एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो गड़बड़ की तैयारी पहले से एक्सपेक्टेड रखता है कि कुछ गड़बड़ होगी। देख यार, मैं रिस्क ले रहा हूं, ट्रायल एंड एरर कर रहा हूं, आजमा आजमा के तौर तरीके देखूंगा, जो चल गया सो चल गया, जो नहीं चला तो मैं रेडी हूं। आई एम कंफर्टेबल विथ अनसर्टेनिटी। लिख लीजिए इस बात को। वो अनिश्चितता के साथ बहुत सहज होता है। वो अनिश्चितता के साथ बहुत सहज होता है। मतलब उसे डर नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ हुई तो क्या होगा। वो गड़बड़ को एक्सपेक्ट कर रहा है, वो उसके लिए तैयार है, घबरा नहीं रहा। यहां आती है पहली केस स्टडी जो आपको सुनना चाहिए। एक आदमी था, वो जोधपुर से आसाम गया। बहुत सुनने वाली बात है। एक आदमी था, वो जोधपुर से आसाम गए और आसाम में उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, एक साइकिल खरीदकर। साइकिल में उन्होंने ये किया साहब कि बाजार जाते और चाय के बागानों में काम करने वालों के लिए कुछ सामान खरीद के लाकर उनको बेचते। बाजार से कुछ खरीदते,
और फिर चाय के बागानों के मजदूरों का परचेसिंग पावर बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो उन्हीं के ज़रूरत भर का सामान खरीदते, उनको बेचते और छोटा सा घर चलाने लायक कमाते। लेकिन वो बड़े एम्बिशियस थे। तो उन्होंने कुछ किया, पहला केस स्टडी है, ध्यान से सुनना। उन्होंने कुछ किया, उन्होंने लोगों में कॉन्फिडेंस को इंस्पायर किया। और उस ज़माने में 1960 की बात है, सॉरी 60s की, उन्होंने 14 लाख रुपये लोगों से रेज करके एक ट्रक खरीदा और उन्होंने लोगों से वादा किया कि मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा लौटा दूं। उन्होंने 14 लाख रुपये रेज किए, लोगों ने खुशी खुशी दिए। बड़ा ईमानदार मेहनती आदमी है यार, बड़ी दिनों से मेहनत कर रहा है, दे दो, दे दिया। तीसरे दिन उस ट्रक में आग लग गई और वो धू धू करके जलने लगी। वो 14 लाख रुपए का कर्जदार, उसने उस ट्रक को जलते हुए देखा। जब उसने जलते हुए देखा तो वो घबराया नहीं। 2 दिन के बाद वो सबके घर गया जिसने उसको लोन दिया था और उसने कहा कि देखो, मैंने तुमसे लोन लिया, तुमने मुझ पे भरोसा करके पैसा दिया, मेरे ऊपर आपदा आ गई है, मैं एक जमीन रखता था, उसे बेचकर पहली किस्त तुम्हारी देना चाहता हूं, तुम घबराना मत, तुम्हारे 14 लाख रुपये मैं पहले उतारूंगा, उसके बाद जिंदगी में कुछ कर। तो आज से मैं अपने आप को झोंक रहा हूं, मैं तुम्हारा पाई पाई वापस कर दूंगा, बस तुम मुझ पे विश्वास नहीं हटाना। उन्होंने जमीन बेची, पहली पहली किस्त सबको वापस कर दी। ये 1960 की बात है। दूसरी किस्त का भी कहीं से इंतजाम किया, तीसरी किस्त भी वापस की। चौथी किस्त में बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा लेके उनके पास आए और कहा कि हम चाहते हैं कि आप दोबारा वो बिजनेस खड़ा करें और हम आपको और लोन देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पुराना लोन तो मैंने अभी चुकाया नहीं, आप मुझे नया लोन क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कहा क्योंकि हम आपकी ईमानदारी ने हमें खरीद लिया। आपको पता है वो किस कंपनी की शुरुआत है? आज गूगल करके रात को देखना है, TCIL नाम है उसका, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आज उनके 1,69,000 ट्रक्स हैं पूरे इंडिया में। ये जो लोगों का विश्वास और अनप्रेडिक्टेबिलिटी की तैयारी, मतलब कुछ भी गड़बड़ होगी तो मैं अपनी कोर वैल्यू नहीं छोड़ूंगा, इसको भी लिख लीजिए। ये गड़बड़ होने के वक्त अपनी कोर वैल्यू नहीं छोड़ते हैं, ये लोगों से झगड़ा नहीं करते हैं। वो बताते हैं भाई गड़बड़ हो गई, मैं तैयार था पर हो गई है गड़बड़, मैं कुछ करता हूं, सब ठीक हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगला, आप एंटरप्रेन्योर तब तक मत बनना या कोई नया बिजनेस तब तक मत खोलना जब तक फॉलोइंग चीज आप ना करें जो मैं अब बताने जा रहा हूं। पूछिए क्या? एंटरप्रेन्योर में इंसान अपना खुद का बॉस होता है और हम अपने आप के बहुत गंदे बॉस होते हैं। हम हर बात में आराम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम आराम करें, हम चाहते हैं कि हम ज्यादा काम ना करें। वही एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हुए हैं जो खुद के बॉस तो थे, लेकिन खुद के बॉस होने के साथ साथ एक सेल्फ चैलेंजिंग एटीट्यूड भी रखते थे। अगर आपको अपना बॉस बनना है तो अपने को आराम मत देना, उल्टा है। सक्सेसफुल एंटरप्राइजेस की केस स्टडीज बताती है कि उनमें एक सेल्फ चैलेंजिंग एटीट्यूड है। लिख लीजिए इस लाइन। आज रात को इस पेज के साथ आपको बैठना है अकेले और अपने आप से पूछना है कि इनमें से कितनी कसौटियों पे मैं खरा उतरता हूं। एक सेल्फ चैलेंजिंग एटीट्यूड होना चाहिए। मतलब मैं अपना बॉस हूं, खुद का बॉस हूं, तो मैं अपनी गिरेबान को छोड़ता नहीं हूं, मैं अपनी गर्दन रिलीज नहीं करता, उल्टा है, मैं अपने आप को थोड़ा और चैलेंज करता, है ना। चलो आगे, अब मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। सेल्फ चैलेंजिंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है।